इसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड ड्रग रेजिमेन है जो हमारे पास एसिड पेप्टिक अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट्स प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स। ठीक है, दे आर वेरी फेमस कॉमन ड्रग्स। ठीक है, कॉमन ड्रग्स में प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? ओमेप्राजोल, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओमेप्राजोल। उसके अदर वेरिएंट्स में ईसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल एंड डेक्सलेंसोप्राजोल एंड रेबिप्राजोल एंड पेंट्रोप्राजोल। ठीक है, प्राजोल सारे इनके एंड पे आता है। सो मेन हमारे पास ड्रग जो है दैट्स ओमेप्राजोल। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इट बाइंड टू द हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पम्प। ठीक है, और ये क्या करता है? क्या करता है मेनली हमारे पास ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन करवा देता है ऑफ द प्रोटोन पम्प और हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पम्प। ठीक है, अब जब उसकी इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाएगी तो इट सप्रेसेस द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू द गैस्ट्रिक ल्यूमेन। ठीक है, द फाइनल स्टेप इन द एचियल सिक्रेशन, और इवेंचुअली हमारे पास एसिड सिक्रेशन को ये इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अब इसके एक्शंस क्या हैं? ठीक है, एक्शंस में हमारे पास आ जाता है ओके, सो इट्स अ pro drugs with acid resistant enteric coating is removed in the alkaline duodenum. ठीक है, pro-drug is transported to parietal cells and gets activated and form covalent bond with the proton. Okay, so pro-drug क्या होती है? pro-drug वो होती है जो जिसको हम लेते तो हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। ठीक है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन बॉडी में जाकर इट गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है, सो प्रो ड्रग जो है हमारे पास एसिड रेजिस्टेंट एंटेरिक कोटिंग होती है। ठीक है, मतलब ये स्टमक में रिलीज़ नहीं होती। ठीक है, ये हमारे पास अल्कलाइन मीडियम जो होता है ड्यूटेनम में, वहाँ पे जाके वो कोटिंग रिमूव हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास जो है प्रो ड्रग इज ट्रांसपोर्टेड टू द पैराइटल सेल्स, गेट्स एक्टिवेटेड एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद द प्रोटॉन पम्प एंड कॉजेज फर्दर इनहिबिशन। ठीक है, सारा इसका मैकेनिज्म है। So, immediate release form of powdered omeprazole leads to rapid absorption. ठीक है, इसकी Tmax that's more than 30 minutes. ठीक है, so that's all about the proton pump inhibitors. So sorry, that's not all about proton pump inhibitors. Further हम इसकी pharmacokinetics और इसके clinical uses भी discuss करेंगे. Okay. Proton pump inhibitors की हमारे पास pharmacokinetics में they should be administered on an empty stomach 1 hour before breakfast. ठीक है, सो जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स को, साथ में ये आपको गाइडलाइन ज़रूर देते हैं कि यू शुड टेक देम एन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, मेनली 1 hour बिफोर द ब्रेकफास्ट। ठीक है, इनहिबिशन लास्ट फॉर 24 hours. ठीक है, आइडियल ड्रग्स हैं, शॉर्ट सीरम हाफ लाइफ होती है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ईसोमेप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल हैज़ हाई बायो अवेलेबिलिटी। सो इसकी फार्माकोकाइनेटिक इंपॉर्टेंट है, अपनी याद रखनी है कि दे आर एडमिनिस्टर्ड इन द एम्प्टी स्टमक 1 hour बिफोर द ब्रेकफास्ट। ठीक है, देन वी हैव द क्लिनिकल यूजेस। ठीक है, क्लिनिकल यूजेस में वी हैव गर्ड। ठीक है, जो इसका फर्स्ट लाइन जो है थेरेपी फॉर गर्ड, आपने याद रखना है द फर्स्ट लाइन drug therapy for the GERD is proton pump inhibitor. So most effective against the erosive reflux disease, peptic strictures, Barrett's esophagus, extraesophageal complications of reflux like asthma, chronic cough and laryngitis. ठीक है, ये इसकी extra esophageal complications भी होती हैं। ठीक है, नॉर्मल लोगों को जो prolonged chronic cough होती है, dry cough, that may be associated with GERD. Okay, and then Zollinger-Ellison syndrome. ठीक है, so जिसमें excessive atrial secretions हो रही होती हैं। So these are the indications. उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैप्टिक अल्सर डिजीज़। ठीक है, पैप्टिक अल्सर डिजीज़ में फास्टर हीलिंग अगेंस्ट द ड्यूडेनल अल्सर्स। ठीक है, अब एच पायलोरी इंड्यूस्ड अल्सर्स जो हैं उनके ट्रीटमेंट में भी हम प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स रिकमेंड करते हैं। गोल्स क्या है एच पायलोरी रिलेटेड अल्सर्स में? टू हील द अल्सर्स एंड टू इरेडिकेट द ऑर्गेनिज्म। प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और यूज़फुल जो इंडिकेशन है और थेरेपेटिक यूज़ है दैट्स यूज्ड फॉर द गैस्ट्रिक एसिड एसोसिएटेड विद एच पायलोरी इन्फेक्शन। ठीक है, सो एच पायलोरी इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं, उसका मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस किया होगा। They have direct antimicrobial properties, so they raise the intragastric pH and decrease the minimum inhibitory concentration of antibiotics against bacteria. ठीक है, इसके 3 मैकेनिज्म डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्ट एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरा ये हमारे पास इंट्रागैस्ट्रिक पीएच रेस करें। जब इंट्रागैस्ट्रिक पीएच रेस करें तो ये हमारे पास इराडिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में इट्स यूजफुल। ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीज द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया। सो दीज आर 2 मैकेनिज्म्स। अब जो है रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर एच पायलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर, इट्स ऑल्सो हमारे पास फेमस जो है दैट्स ट्रिपल थेरेपी। ठीक है, ट्रिपल थेरेपी में हमारे पास 14 डे रेजिमेन होता है। ठीक है, अब ट्रिपल थेरेपी जो हमारे पास अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ट्रिपल थेरेपी को याद रखना है विद द डोजेज। ठीक है, डोजेज आपने ज़रूर याद रखनी है। ये हमारी दफ़ा जो है वो प्रॉफ में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि ट्रिपल थेरेपी जो है इसकी लिखें प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स की फॉर एच पायलोरी। ठीक है, सो प्रोटोन
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मेनली इमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, दैट इज़ गिवन ट्वाइस डेली। और उसके बाद इस एंटीबायोटिक होती है, दैट में भी क्रिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सल, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, ठीक है, वो हमने देनी है 500 मिलीग्राम फॉर मतलब 500 मिलीग्राम देनी है BD ट्वाइस अ डे, ठीक है। ऑब्वियसली जब 500 मिलीग्राम होगी दैट विल बी 1 ग्राम पर डे BD देनी है, BD मीन्स ट्वाइस अ डे। उसके बाद थर्ड जो है दैट्स मेट्रोनिडाजोल 500 मिलीग्राम BD, ये भी आपने देनी है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीबायोटिक और मेट्रोनिडाजोल। अब उसके बाद कुछ लोगों में क्लिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस भी होती है, तो उनमें हम प्रेफर क्वाड्रुपल थेरेपी, ठीक है। क्वाड्रुपल थेरेपी क्या होती है, इसमें हमारे पास आ जाती है बिस्मथ सबसेलिसाइलेट, दैट इज़ 524 milligram 4 times a day. QID means 4 times a day. Then we have the metronidazole 500 milligram 4 times a day and tetracycline 500 milligram 4 times a day. लेकिन मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल थेरेपी, ठीक है, आपने 14 डे रेजिमेन होता है, आपने इसको ज़रूर याद करना है, ठीक है। अब कुछ होते हैं NSAID इंड्यूस्ड अल्सर्स, NSAID में भी हैव मीन्स नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं वो भी हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करती हैं। दे आर इफेक्टिव, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की बात हो रही है, दे आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ ulcers and ulcer complications in patients taking aspirin or other NSAIDs, ठीक है। prevention of rebleeding from the ulcers, ठीक है। so अब और क्या मतलब इसकी थेरेपेटिक यूज है, दे प्रिवेंट्स द रीब्लीडिंग फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर्स, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर्स एंड म्यूकोसा ब्लीडिंग और नॉन इन्फ्लेमेटरी गैस्ट्राइटिस वगैरह, ठीक है। सो ये इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आपने बहुत अच्छे से याद करने, ठीक है। अभी मैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी आपसे डिस्कस करती हूँ, इनके एडवर्स इफेक्ट्स, ट्रिपल थेरेपी की बात, ठीक है। उसके अलावा जो है इसकी क्लिनिकल यूजेस, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स, mechanism of action, each and everything about proton pump inhibitor is very important. Okay, then we have the adverse effects of proton pump inhibitors. इसको मैंने classify कर लिया in general nutritional adverse effects or respiratory enteric infections, problems due to increased serum gastrin. So general adverse effects में it causes diarrhea, headache, abdominal pain, acute interstitial nephritis, chronic kidney disease and increased risk of dementia. Okay, so nutritional adverse effects में क्या आ जाता है, they inhibits the vitamin B12 absorption. Vitamin B12 is actually cyanocobalamin, उसकी absorption में interfere करते हैं, increase the risk of hip fractures, spine to wrist and inhibits the osteoclast function. हाइपोमैग्नीजीमिया कॉज करते हैं, सेकेंडरी हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंटेरिक इन्फेक्शंस में हमारे पास क्या इनके जो हैं इफेक्ट्स हैं। So, community-acquired respiratory infections, nosocomial pneumonia. Nosocomial means hospital-acquired, and infections of Clostridium difficile, Salmonella, Shigella, E. coli, Campylobacter, ये सारे हमारे पास एंटेरिक ट्रैक रिलेटेड ग्राम नेगेटिव रॉड्स वगैरह, ठीक है, उनकी इन्फेक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंक्रीज सीरम गैस्ट्रिन. Problems due to increased serum gastrin, we have alteration of normal feedback inhibition. This will lead to increased gastrin levels that will cause hyperplasia of the ECL and parietal cells, transient rebound ACE secretion, increased dyspepsia after drug discontinuation, ठीक है। सो हमारे पास ये है जब हम नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म इनहिबिट कर रहे हैं बाय टेकिंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, तो जब हम जो है ड्रग जो है वो इसकी डिसकॉन्टिन्यूशन करते हैं, दिस विल लीड टू इंक्रीज डिस्पेप्सिया आफ्टर ड्रग कॉन्टिन्यूशन. सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. सॉरी, दैट्स नॉट ऑल अबाउट द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इसके बारे में मैंने फर्दर भी आगे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो इसके अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स में क्या आ जाता है, जो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो हमारे पास और क्या क्या कॉज करते हैं। सो दे कॉज एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, रिस्क फॉर एडिनोकार्सिनोमा, लॉन्ग टर्म थेरेपी कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बिनाइन गैस्ट्रिक और फंडिब ग्लैंड पॉलिप्स, ठीक है। सो दीज आर अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. अब ड्रग इंट्रैक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शंस में वी हैव दे cause inhibition of the cytochrome 2C19 and cytochrome 3A4. तो हमारे पास enzyme metabolism को inhibit कर रहे हैं, ठीक है। Omeprazole inhibits the metabolism of clopidogrel, warfarin, diazepam and phenytoin. सो अगर आप को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सो हमारे पास मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर रही है, तो ऑब्वियसली ड्रग जो है वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ब्लड में परसिस्ट करेगी, तो आपने जो ये साथ एसोसिएटेड ड्रग्स हैं इनकी जो डोजेज वो रिड्यूस करनी है, ठीक है। लेंसोप्राजोल जो है दैट इन्हांस द क्लियरेंस ऑफ थियोफाइलिन, ठीक है। थियोफाइलिन इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन द
टी, तो ये हमारे पास उसकी क्लियरेंस को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। उसके बाद मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ proton pump inhibitor is with clopidogrel, ठीक है, which can increase the incidence of serious events, ठीक है। clopidogrel probably it's a blood thinner, ठीक है, anticoagulant है, so it increases, so co-administration जो होती है इनकी, that will lead to serious adverse effects, ठीक है। so now that's all about the proton pump inhibitors। अब जो फोर्थ ड्रग है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पैप्टिक अल्सर्स, उसमें हमारे पास आ जाते हैं मिकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। नाम से ज़ाहिर है कि आपके मिकोज़ा जो है, आपका स्टमक मिकोज़ा है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स, प्रिवेंट मिकोजल इंजरी, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग एग्जिस्टिंग अल्सर्स। सो इनके ये एक्शन इनको क्रायो प्रोटेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। मेन जो ड्रग है हमारे पास इन मिकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स और क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स में वी हैव सुक्रलफेट। सुक्रलफेट अब क्या है, ये मैंने सारा यहाँ पे एक ही जगह पे समराइज़ करके एक ही पेज पे डिस्कस कर दिया है। सुक्रलफेट इज़ सॉल्ट ऑफ सुक्रोज complex to sulfated aluminum hydroxide, and we know aluminum hydroxide is a antacid. Form complex gels with epithelial cells. Sucralfate creates a physical barrier that protects ulcer from pepsine and acid, allowing ulcer to heal. It also stimulates the mucosal prostaglandins and bicarbonate secretion. ठीक हो गया। अब सुक्रोफेट जो है अभी हमारे पास जो है वो सॉल्ट है, ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन है सुक्रोज का और सल्फेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स जेल बनाती है कि जेल जो है इसका एक सूथिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। जो जेल है आपकी वो एक फ़िज़िकल बैरियर फॉर्म कर रही है, ठीक है, जो अल्सर को पैप्सिन और एसिड के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं उनसे प्रिवेंट कर रही है। और हमारे पास जो है ये हमारे पास मिकोजल प्रोस्टाग्लैंडिन जो बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवा रही है। सो हमारे पास अल्कलाइन जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करिए स्टमक में, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल यूजेस में हमारे पास क्या आ जाता है, जो क्लिनिकल यूजेस में वी हैव when administered as slurry through NG tube. NG tube is actually the nasogastric tube. They reduce the upper GI bleeding, prevention of stress-related bleeding, and treatment of duodenal ulcers. Adverse effects इसका एक ही है and that's constipation. ये आपने याद रखना है कि जो mucosal protective agent sucralfate है that causes constipation. So that's all about the mucosal protective agent sucralfate. ओके, अब हमारे पास जो फिफ्थ ड्रग रेजिमेन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पैप्टिक अल्सर इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ठीक है। अब मेन जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो हमारे पास जीआईटी में रिलीज़ हो रहे हैं, दे आर प्रोस्टाग्लैंडिन ई एंड एफ। अब उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो हम यूज़ करते हैं, दे आर मीज़ोप्रोस्टल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन ई1 एनालॉग। अब मीज़ोप्रोस्टल के एक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। मीज़ोप्रोस्टल क्या करता है हमारे पास? So, misoprostol possess both acid inhibitory and mucosal protective properties, stimulate the mucus and bicarbonate secretion, and enhance the mucosal blood flow. 3 मैकेनिज़म्स हैं मिसोप्रोस्टल के जिनके ज़रिए इट्स अ क्रायोप्रोटेक्टिव। सो आपने याद रखने हैं, ठीक है। यूजेस क्या हैं इसके? प्रिवेंशन ऑफ एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर्स। मेन इंडिकेशन जो है वो ये है कि अगर जो है पर्सन जो है वो एनसेड्स काफ़ी ज़्यादा ले रहा है तो उसकी ज़रिए जो हमारे पास अल्सर कॉज होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स में दे कॉजेज डोज रिलेटेड डायरिया एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपने याद रखनी है इसकी। प्रेगनेंसी इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड दे कैन कॉज मिसकैरेज, ठीक है। मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी प्रेगनेंसी। आप प्रेगनेंसी में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं दे कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जब ये कॉज करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे कैन लीड टू मिसकैरेज, सो देयर कॉन्ट्राइंडिकेटर। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पैप्टिक अल्सर्स। So sixth drug regimen for the treatment of peptic ulcer is bismuth compounds. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने इनको ज़रा समराइज़ किया। यू कैन सी बिस्मथ, इसमें ड्रग्स कौन कौन से आ जाती हैं हमारे पास? बिस्मथ सबसैलिसाइलेट एंड बिस्मथ सबसिट्रेट पोटाशियम। दे आर डिफ़िकल्ट नेम्स बट यू हैव टू रिमेंबर। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बिस्मथ कोट्स अल्सर्स एंड इरोजन्स क्रिएटिंग प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट द एसिड एंड पैप्सिन, stimulate the prostaglandin mucus and bicarbonate secretion, and reduces the stool frequency and liquidity in acute infectious diarrhea. So this will lead to salicylate inhibition of intestinal prostaglandin and chloride secretion. They are not very important, ठीक है। आप इसको एक दफ़ा सुन लें, ज़रूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। यूजेज जो हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया, ठीक है, एक्यूट
diarrhea, prevention of travelers diarrhea, and H. pylori infection. Adverse effects में we have blackening of the stools, sorry, ठीक है, blackening of the stool, darkening of the tongue, prolonged use leads to encephalopathy, and जिसमें encephalopathy के symptoms जो हैं ataxia, headaches, confusion, seizures. So main जो adverse effects हैं बिस्मत compounds के, आपने याद रखने कि हमारे पास blackening of stools and blackening of tongue कर रहे हैं, ठीक है. So that's all about the bismuth compounds. अब आई थिंक ओके, सो हमारे पास वो वाली सारी ड्रग्स जो हैं वो कवर हो चुकी हैं, दोज हु ट्रीट द पैप्टिक अल्सर्स, जिसमें हमने डिस्कस की. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किए एंटीसिड्स, ठीक है. एंटीसिड्स के बाद वी डिस्कस्ड हिस्टामिन H रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ओके. देन वी डिस्कस प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स. उसके बाद हमने डिस्कस किया म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट दैट सुक्रोल्फेट, और उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, एंड एट लास्ट वी डिस्कस द बिस्मथ कंपाउंड. सो दीज आर ऑल द ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पैप्टिक अल्सर्स.